Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of organisms and population chapter of class 12th biology. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है हमारे पास? देखो, जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, हमारे पास यहाँ पे 4 फेज दे रखे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम कौन सी फेज के दौरान होगा। तो भाई इससे पहले जो इससे रिलेटेड दो टॉपिक है हमारे पास वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। दो यहाँ पे टाइप्स की ग्रोथ हमारे पास होती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो भाई दो टाइप की यहाँ पे हम ग्रोथ पढ़ते हैं। एक होती है एक्सपोनेंशियल और दूसरी होती है लॉजिस्टिक। सबसे पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में बता देती हूँ। तो भाई देखो, ये कब होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कब होती है, क्या कंडीशन होती है इस ग्रोथ की? जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, सॉरी अनलिमिटेड हो। रिसोर्सेज कैसे हो भाई? अनलिमिटेड, रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो, उस कंडीशन में क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है ये याद रखोगे, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। अब ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किसे कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, डी एन अपॉन डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका मतलब क्या होगा भाई? रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, इज इक्वल टू आर एन। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है भाई? आर इज इक्वल टू बी माइनस डी। इसका क्या मतलब होगा? नेचुरल इंक्रीज। जो भी नेचुरल इंक्रीज आया है ग्रोथ में उसको हम बी माइनस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यानी कि जो भी नेचुरल इंक्रीज आया उसको क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एन की मैं बात करूँ तो ये होता है भाई पॉपुलेशन डेंसिटी। कितनी पॉपुलेशन की क्या है? डेंसिटी है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशनल फॉर्मूला इसका होता है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। ऐसा भी लिखा सकते हैं, इक्वेशन फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूंगी तो वो कैसा होगा? देखो, कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता है, एन वर्सेस टाइम, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम के अगेंस्ट ये ग्राफ होता है। और कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये एज इट इज आपके पास ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये दे देंगे, ये दे देंगे, ठीक है, और एक आपको दे देंगे ये। अब इन चारों में से पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का करेक्ट ग्राफ कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए ये है। ये याद भी मतलब याद रख लेना बेसिकली। नेक्स्ट मैं बात करूंगी किसकी भाई? लॉजिस्टिक ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल किसने दिया था भाई? ये वरहल्ट पील ने। ठीक है, यहाँ पे इसका लॉजिस्टिक सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के। यहाँ पे देखो, ये चीज तो सेम थी पीछे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला में, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, यानी यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि के यहाँ पे क्या होता है, और बाकी आपको पता होगा एन आर डी एन अपॉन डी टी, ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ अभी। के का मतलब होता है भाई कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है भाई? ये वो पॉपुलेशन होती है, दैट पॉपुलेशन साइज जो कि किसके द्वारा सपोर्ट में होता है? सपोर्टेड बाय नेचर थ्रू रिसोर्सेस। ठीक है, और भाई इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। सिग्मोइड अब कैसा होगा? ये देखो,
ये क्या होगी, यहाँ इसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी यानी वो पॉपुलेशन साइज जो कि किसके नेचर के द्वारा सपोर्ट में है थ्रो रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह। तो ये वही सेम अपना एन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। सिग्मोइड या फिर एस शेप ग्राफ इसको बोल सकते हो आप, सिग्मोइड या फिर एस शेप। अब दोनों के आपको ग्राफ पता होना चाहिए, दोनों के बारे में ये आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली याद होना चाहिए, बस इतना ही इसमें जो है आपको याद रह जाएगा तो क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। तो अब भाई क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम जो है क्या, एक मिनट, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा भाई लॉग फेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के दौरान जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो कैसी होती है भाई, स्लो होती है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो आपने देखा था वो कैसी होती है भाई, स्लो, ऐसा कुछ था हमारे पास उसका ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या था, इनिशियली क्या थी, वो कम थी फिर बढ़ी है, तो यानी कि जो इनिशियल ग्रोथ है उसको बोला जाता है भाई लैग फेज। इनिशियल ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम, लैग फेज बोलते हैं, फिर बढ़ता बढ़ता रहता है उसके बाद फिर हमारे पास, और ये इंक्रीज होता है रैपिडली, जल्दी से इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर एक्सपोनेंशियल रेट पे इन लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, यानी कि आप यहाँ पे अगर यहाँ पे तो लॉग फेज दे रखा है या फिर एक्सपोनेंशियल भी दिया होता आपके पास, तो आपको जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होता। डोरमेंसी नहीं होता भाई, डोरमेंसी का मतलब होता है कि स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन, ठीक है। सीड डोरमेंसी होती है जैसे कि, ठीक है, सीड्स बिल्कुल ड्राइड अप हो जाते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल स्लो अप हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। डोरमेंसी उस कंडीशन को बोला जाता है जिस दौरान सीड की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सेनेसेंस क्या होता है भाई, जो मैच्योरेशन की तरफ जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं सेनेसेंस, मतलब कि जिस दौरान क्या होता है फ्रूट या फिर उसका इसका लीव्स वगैरह का फोल्ड डाउन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सेनेसेंस। लैग फेज जो होता है भाई, लैग फेज, ये लोग है, ये लैग ऊपर से यहाँ पे इस उस पे क्या बोलते हैं, इसको हम लैग फेज बोल सकते हैं। तो ये भी हमारे पास गलत है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास लॉग फेज आएगा। चारों मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ हीमोथर्म, मतलब हीमोथर्मल, हेमोथर्मल कुछ भी बोल सकते हो, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हीमोथर्मल नहीं है। तो देखो भाई, दो एक्सट्रीम जो है एनिमल किंगडम में वो एंडोथर्मिक हीमोथर्म्स होते हैं और एक्टोथर्मिक पोइकिलोथर्म्स होते हैं। जितने भी मैमल्स होंगे, मैमल्स में इंक्लूड करेंगे हम ह्यूमंस को, एज वेल एज मतलब मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, एंडोथर्मिक हीमोथर्म्स होते हैं। जबकि मैं बात करूं बहुत सारी फिशेस की, इनवर्टिब्रेट्स की, या फिर रेपेटाइल्स उनमें हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, वो कैसे होते हैं, एक्टोथर्मिक पोइकिलोथर्म्स होते हैं, ठीक है। तो किलोन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे किलोन का मतलब होता है टर्टल, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग करता है भाई, क्लास रेपिटेलिया से। जो अब मैंने पीछे बताया वो कैसे हैं भाई, एक्टोथर्मिक पोइकिलोथर्म्स है, तो पोइकिलोथर्म या फिर कोल्ड ब्लडेड। तो ये देखो भाई, इसका मतलब होता है वार्म ब्लडेड, ठीक है, और पोइकिलोथर्म्स इसका अपोजिट होता है जिसका मतलब होता है कि वो कोल्ड ब्लडेड होंगे। अब वी ह्यूमंस आर होमोथर्मिक, मतलब हीमियोथर्मल होते हैं हम, थर्मिक सॉरी हीमियोथर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास जो किलोन है वो किस में आता है, रेपिटाइल में, जो कि किस में आते हैं, पोइकिलोथर्म्स में, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है नोटा वार्म ब्लडेड कौन सा नहीं है भाई, टर्टल नहीं है। बाकी कैमिलस है, यानी कैमल, साइटिकुला फिश का एक वो है मैक्रोपस, ये तीनों क्या है हमारे पास, वार्म ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर। जो प्रेजेंस होती है प्लांट की, जो कि अरेंज होते हैं एक वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स में, वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन हाइट कैन बी सीन इन, किस में हम उसको देख सकते हैं, मतलब ऐसे वर्टिकली जो मतलब अरेंज होते हैं एक वेल डिफाइंड मैनर में, ठीक है, बिल्कुल अच्छे खासे अपीयरेंस, बिल्कुल जो जिनकी क्या बोल सकते हैं हम, मतलब मॉर्फोलॉजिकली देखें तो बहुत ही मतलब ऐसे वो एक लेवल पे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। तो वो कौन से मतलब फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है ऐसा, करेक्ट क्वेश्चन है भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसके पास 5 वर्टिकल स्ट्रेटा होते हैं, किसके बेस पे, वर्टिकल स्ट्रेटा का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मतलब उनकी प्लांट की हाइट के बेस पे, जैसे कि भाई ग्राउंड वेजिटेशन आएगा, ठीक है, सबसे नीचे, उससे ऊपर श्रब्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास शॉर्ट कैनोपी ट्रीज आते हैं, उससे ऊपर हमारे पास टोल कैनोपी ट्रीज आ जाएंगे, फिर सबसे टोल एनलार्जमेंट, ठीक है, कुछ ऐसा जो है इसका वो होता है। ये इसको बोलते हैं भाई वर्टिकल स्ट्राटा, यानी कि अरेंजमेंट जो होती है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, ठीक है। ग्रासलैंड नहीं है, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना है, ये भी नहीं है भाई, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे पास आएगा।
और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में अगर मैं थोड़ा और बताऊं तो भाई इसके पास क्या होता है, हॉट और वेट क्लाइमेट होता है इसका। क्यों होता है? क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, तो इक्वेटर पे जो सन की रेज होती हैं वो हमेशा डायरेक्टली उसके ऊपर गिरती हैं। ठीक है, रीजन क्या है मैंने बता दिया। तो रेन फॉरेस्ट कैसे होंगे भाई? वेट होते हैं, बिकॉज एयर प्रेशर जो है इक्वेटर पे वो लो होगा, एयर प्रेशर कम होता है, सन की डायरेक्ट लाइट वहां पे आती है। एयर इज सक्ड इन फ्रॉम द ओशंस विच कंटेन मॉइस्चर। एयर जो है वो किसके द्वारा सक्ड, मतलब ओशन जो होते हैं, ओशंस वगैरह, उस एयर को क्या कर लेते हैं, सक्ड इन कर लेते हैं, जो क्या कंटेन करती है, मॉइस्चर कंटेन करती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन आ, मतलब जो बहुत सारे एनिमल्स कैसे होते हैं भाई, ट्री ड्वेलर्स होते हैं किस में, मतलब कौन सी फॉरेस्ट वगैरह में, रीजन में जो है ट्री ड्वेलर्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ट्री ड्वेलर्स क्या होते हैं भाई? जो आपने देखा होगा पेड़ वगैरह बिल्कुल ऐसे अपना घर वर बनाते हैं, मतलब वो उसकी उनकी जो बीक होती है काफी स्ट्रोंग होती है। ठीक है, वो ड्वेल कर सकते हैं ट्री को, मतलब उसमें अपना खोद सकते हैं बिल्कुल अपनी बीक से। तो वो पूछा है कि कौन सा है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन थॉर्न वुडलैंड नहीं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में नहीं, तो हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भाई। ठीक है, वहां पे वैरायटीज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो वैरायटीज भी सबसे ज्यादा वही होती है, डाइवर्सिटी बेसिकली मैं बोल सकती हूँ इसको, कॉन्फेरेस्ट्री नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं इसमें ट्रीज पे रहना प्रेफर करते हैं। रीजन क्या है भाई? जो फ्लोर होता है फॉरेस्ट का वो पूरी ह्यूमिडिटी से भरा होता है, मतलब डीकम्पोजिंग लीव्स होंगे, ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी है, लीव्स नीचे गिरते हैं तो वो डीकम्पोज मतलब होते हैं, और भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, एंड इज द हैबिटेट ऑफ, और वो हैबिटेट होता है बहुत सारे इंसेक्ट का। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ट्री ड्वेलर्स, मतलब ट्री पे रहने वाले जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो कहाँ होंगे भाई? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, वहां पे मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड मोस्ट बाय, किससे वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो वो बताना में करेक्ट क्वेश्चन है भाई इसका। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, उससे ये अफेक्टेड होते हैं। देखो भाई, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द, वो क्या डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का बेंथिक एनिमल जो है वहां पे रह सकता है, थ्राइव देयर। ठीक है, तो देखो बेंथिंग जोन क्या होता है, अब ये समझो, बेंथिंग ऑर्गेनिजम्स या बेंथिंग जोन ये एक ऐसा इकोलॉजिकल रीजन है किसका, ऑफ अ बॉडी ऑफ, एक वाटर की बॉडी का। ठीक है, ये कंप्राइज करता है क्या, बॉटम जैसे कि ओशन का फ्लोर, या फिर बॉटम हो सकता है लेक का, सेडिमेंट की सरफेस हो गई, और कुछ सब सरफेस लेयर। ऑर्गेनिज्म जो इस जोन में रहते हैं दैट इज ओन, और मतलब जो कि सरफेस पे या फिर बॉटम पे रहते हैं जो वाटर के, उनको हम बोलते हैं बेंथोस। ठीक है, तो अब आपको पता चला होगा बेंथिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ये सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, इससे अफेक्टेड होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोइल की नहीं, लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर ये भी नहीं, ओशन से रिलेटेड बात हो रही है भाई, पानी से। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर नहीं, सरफेस पे वाटर की टर्बुलेंस से कोई लेना देना नहीं है इसका। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा, डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइटिक अडेप्टेशन, इनमें से कौन सा भाई पैरासाइटिक अडेप्टेशन नहीं है, वो बताना है। करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास भाई डी है, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का लॉस होता है वो पैरासाइटिक उसकी अडेप्टेशन की वजह से नहीं होता। लॉस ऑफ अननेसेसरी, बिल्कुल ये भाई पैरासाइटिक अडेप्टेशन के कारण ये करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि मतलब पहले नहीं थे, उसके बाद जो लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है, ये डी इसका इनकरेक्ट है भाई। देखो पैरासिटिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और उम्मीद करती हूँ पता भी होगा शायद।
जिसमें कि एक स्पीसीज यानी कि जो पैरासाइट है उसका तो फायदा होता है, जो कि अदर होगा यानी कि जो होस्ट होती है वो हार्म्ड होती है। ठीक है, यानी कि आप देखो, मान लो आप होस्ट हो, पैरासाइट मान लो कोई भी कीड़ा है, लीच है, लीच ले लो, वो लीच आपकी होस्ट बॉडी के ऊपर क्या करेगा, मतलब वहां पे फीड करेगा, तो फायदा तो उसको होगा भाई, आपको खून चूसता रहेगा। अब नुकसान किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। तो पैरासिटिज्म इसको बोलते हैं। पैरासाइट के पास बहुत हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है भाई। तो जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट की, वो ऑफन काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि इन्वॉल्व करती है एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट या फिर वेक्टर क्या करने के लिए, अपनी पैरासाइटाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमन फाउंड इन, जो लार्ज वुडी बड़े बड़े वुडी वाइन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो मोर कॉमनली फाउंड इन कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वही करेक्ट ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगेन लार्ज वुडी वाइन्स जो है मोर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दिस इज अ कॉमन कंसर्न, ये कॉमन कंसर्न होता है इन द हाई ह्यूमिडिटी। ऑब्वियसली लार्ज वुडी वाइन्स कहाँ होंगे भाई, जहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी खासी मिलेगी उन्हें, हाई ह्यूमिडिटी रीजन, और ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो आप देख पा रहे हो जो डाइवर्सिटी शब्द मैंने यूज किया था वो क्यों किया था भाई, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होती है। ठीक है, देखो भाई, और शायद आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ, मैनग्रोव क्या होता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि मतलब अकर अलोंग एस्चुरीज या फिर डेल्टा आप बोल सकते हैं, जो ट्रॉपिकल कोस्ट होते हैं वहां पे होते हैं। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बात करूँ तो भाई ये मतलब एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन ट्री से भरे होते हैं, लेकिन ये डेंस कम होते हैं, और अदर रेन फॉरेस्ट के कंपेरिजन में ये कम गहरे, मतलब कम घने होते हैं बेसिकली। क्यों होता है भाई ऐसा, क्योंकि जो इसमें क्लाइमेट होता है वो काफी इक्वेबल होता है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रेंज होती है, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल का क्या मतलब है भाई, कि इसमें एक मॉडरेट लेवल की रेनफॉल होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में जा रही है, मतलब काफी जो है फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे होती है। अल्पाइन अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो ये क्या होते हैं भाई, इसमें जो ग्रासलैंड होती है वो एक एलिवेशन मतलब 3,000 मीटर के ऊपर जो है, 3,000 मीटर की एलिवेशन, एलिवेशन का होता है मतलब ऐसे भाई झुकाव सा होता है इस इतने एरिया पे ऊपर, यहाँ से जो है इस एल्पाइन फॉरेस्ट में ग्रो अप होती है, मतलब ग्रोथ होती है टू द रीजन बिलो द स्नो लाइन, मतलब स्नो लाइन का जो रीजन होता है उससे बिलो। ठीक है, ये कॉमन कहाँ पे होते हैं भाई, हिमालय रीजन पे भी आपको मिल सकते हैं, और जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं ट्रान हिमालय के, ट्रान हिमालय जिसको आप बोल सकते हो, इसमें भी आपको ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लो एल्पाइन ग्रासलैंड की, ये कॉमन होती है विद द वेजिटेशन जो कि 1.5 मीटर से ऊपर ग्रो ही नहीं कर सकती, इसको बोलते हैं लो एल्पाइन ग्रोथ। ठीक है, तो हमारे पास मैंने आपको ये चारों चीजें समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंडीशंस, इन चारों कंडीशन यानी जो फर्स्ट 2 4 हमें दे रखी है, और सेलेक्ट करना करेक्ट पेयर ऑफ them as adaptation to environment in desert lizard। desert lizard के कंसर्न में आपको जो है करेक्ट पेयर बताना है, इनमें से कौन सा कंडीशंस है। बोरोइंग इन सोइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर, मतलब ये पहले मैं मतलब बताते चलती हूँ। बोरोइंग इन सोइल का क्या मतलब देखो भाई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अब सोइल के अंदर वो क्या है, खुद को बुरो कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर बिल्कुल होल वगैरह बना के कैसे भी उसमें छुप जाते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर से बच सके। लूजिंग हीट रैपिडली, अपनी हीट रैपिडली लॉस करें बॉडी से हाई टेम्परेचर के दौरान। बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम हो तो उस दौरान सन में क्या करते हैं, बास्किंग करते हैं, वहां पे रहते हैं सन के उसमें मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप भी जब टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी सर्दियों का आप जैसे टाइम चल रहा है, आप क्या करते हो, सन आता है उसके अंदर उसको सेकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस ऑप्शन, डर्मिस मतलब ये जो लेयर होती है फैटी लेयर की वजह से इंसुलेटिंग बॉडी, यानी कि जिससे कि हीट या फिर एनर्जी पास ना हो सके, डू नॉट अलाउ। तो भैया बताना है कि करेक्ट इनमें से कौन सा है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होता है। फर्स्ट और थर्ड जो है ये दोनों अडेप्टेशन होते हैं किसकी, एक डेजर्ट लिजर्ड की, फर्स्ट और थर्ड की। जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो सोइल में छुप गए, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ तो उस दौरान बास्क सन में बास्किंग की। तो ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है, ये आपके पास क्या है, करेक्ट है इसके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंडरी सक्सेशन के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये मैंने पीछे भी जो हमने अभी रिसेंट चैप्टर कवर किया था उसमें भी मैंने आपको सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में हालांकि बताया था। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका
बी होता है, ये डिफॉरेस्टेड जो साइट होती है ये वहां पे होती है। ठीक है, देखो सेकेंडरी सक्सेशन फिर बता देती हूँ, ये किससे रेफर करती है भाई, रीग्रोथ होना किसी भी हैबिटेट का किसी भी एरिया में जहां पे किसी भी नेचुरल कैलामिटी के कारण या फिर डिसरप्टिव इवेंट के कारण एग्जिस्टेंस जो है वो एलिमिनेट हो गई है। ठीक है, तो जो ग्राउंड प्लांट लाइफ होगी नेचुरल हैबिटेट्स की, उसका रीबर्थ होना, रीग्रोथ, तो ये कहाँ होती है, एक डिफॉरेस्टेड साइट में हो सकता है ऑब्वियसली भाई, जहाँ पे अब थोड़ा सा बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है ऑलरेडी वहीं पे, तो वापस वहाँ पे क्या हो सकता है, वापस रीग्रोथ या फिर रीबर्थ हम बोल सकते हैं हैबिटेट की, वहीं पे करा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो भाई अब ये इक्वेशन वाला बिल्कुल मैंने जो कहा था याद रखना वही हमारे पास आ गया, बिल्कुल 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपको ये चीजें याद भी रहेंगी, दोनों का, एक्सपोनेंशियल का भी लॉजिस्टिक का भी, दोनों का तो ग्रोथ रट, वो अपना ग्राफ रट लो बिल्कुल, दोनों का ये इक्वेशनल फॉर्मूला रट लो बस। ठीक है, नेक्स्ट है जो फिगर है गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर, का मतलब होता है जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं उन के मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स है नॉन लिविंग फैक्टर्स के मतलब के रिस्पॉन्स में। व्हाट डू ए बी एंड सी, ए बी एंड सी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे ए बी और सी रिस्पेक्टिवली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, देखो ऐसा का ऐसा ग्राफ जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है और उसमें लेबलिंग भी है ए बी सी की। अब देखो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक से ये अच्छे से पढ़ा हो, बेसिकली याद किया हो, आपको बस सिर्फ ये याद रखना है कि ए बी और सी पे इसमें क्या था, कुछ अलग से नहीं पूछा गया, एज इट इज जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा था वो वही यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ये ए बी ये नहीं है, इसका आएगा डी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है भाई, डी आएगा। ठीक है, देखो ए पे क्या है, रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल। मैं आपको थोड़ा सा इन तीनों के बारे में बता भी दूंगी। ए पे क्या है अपना कन्फर्मर, रेगुलेटर, कन्फर्मर। ठीक है, ये क्या है भाई, रेगुलेटर, ये है कन्फर्मर और ये है पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, अब देखो भाई ग्राफ में अगर बात करूं तो जो लाइन ए है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, रेगुलेटर को। ठीक है, बी रिप्रेजेंट कर रही है कन्फर्मर को, यहाँ पे कन्फर्मर आएगा, बी कन्फर्मर को, और सी रिप्रेजेंट कर रही है किसे भाई, पार्शियल रेगुलेटर को। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, अब मैं इनका मतलब बता रही हूँ, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सके भाई, अपनी होमियोस्टेटिस को मेंटेन कर रखने की मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं, एबल है उसको मेंटेन करने में अपने फिजियोलॉजिकल मीन से, जो कि इंश्योर करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। होमियोस्टेटिस का मतलब होता है भाई जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, कांस्टेंट रख सके। ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उनको हम बोलते हैं क्या, रेगुलेटर्स। भाई मैंने आपको रेगुलेटर के बारे में बताया कि रेगुलेटर यानी जो ए पे हमारे पास है वो क्या होते हैं, जो अपने होमियोस्टेटिस को मेंटेन रख सके, उसको बोलते हैं होमियोस्टेटिस, यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेटर बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म जो मतलब क्या अपने कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। ठीक है, जो अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को नहीं रख सकते मेंटेन। और अगर मैं बात करूं पार्शियल रेगुलेटर की, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई जिनके पास एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस के तहत, बियॉन्ड विच, और इसके बाद अगर इससे वो कंडीशंस जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को ये बियॉन्ड जाते हैं उसके, तो ये क्या हो जाते हैं, सिंपली कन्फर्मर हो जाते हैं, जो कि रेगुलेट नहीं कर पाते। तो ए पे हमारे पास देखो बिल्कुल जो रेगुलेट कर सकते हैं, बी पे हमारे पास क्या है, कन्फर्मर, जो बिल्कुल एक्सीड कर जाते हैं भाई एनवायरमेंटल कंडीशंस को, रेगुलेट नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर। और ये होते हैं कि भैया हाँ इनको अगर कंडीशंस इन्वायरमेंटल कंडीशंस इनके थोड़े बहुत फेवर में है तो ये बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, अपना मेंटेन रख सकते हैं। तो बहुत ईजी था भाई। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, काफी ईजी था ये। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। कंसिडर द फॉलोइंग, 4 स्टेटमेंट कंसिडर करनी है भाई ए टू डी अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल, जो कि कौन सा हमारे पास, कंगारू रेट। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है, वो स्टैंड फॉर ट्रू, 2 इसमें से कोई ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें इसमें बतानी होगी। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, इनके पास डार्क कलर होता है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा और एक्सक्रीट करते हैं सॉलिड यूरिन।
कंगारू के बारे में है, ठीक है। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वाटर नहीं पीते, ब्रेथ करते हैं स्लो रेट पे, क्या कंजर्व करने के लिए, वाटर को, और हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक हेयर से बॉडी कवर्ड है। दे फीड ऑन, वो ड्राई सीड पे फीड करते हैं और उनको कोई ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्सक्रीट, दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन और डो नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो भाई इनमें से कोई दो जो है इसकी करेक्ट है। करेक्ट हमारे पास ऑप्शन ए है भाई, थर्ड और फोर्थ जो है करेक्ट होंगे यहाँ पे हमारे पास, कि ये ड्राई सीड पे फीड करते हैं, ड्रिंक वाटर, और ये क्या नहीं करते, इनको ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्सक्रीट करते हैं काफी कंसंट्रेटेड यूरिन को, वाटर को यूज नहीं करते रेगुलेट करने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर। तो थर्ड और फोर्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो कैरेक्टरिस्टिक जो है सर्टेन डेजर्ट एनिमल जैसे कंगारू, रेड की, ये हमारे पास जो दो मैंने बताई हैं ये है, तो ये गलत है भाई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, मिसमैच्ड बताना इन चारों में से कौन सा है इसका। तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी है, प्रायरी एफिफाइट्स, ये हमारे पास इनकरेक्ट है भाई। प्रायरी की बात करूं तो क्या होती है भाई, ग्रासलैंड होती है, और एफिफाइट एंड एफिमेरल्स होते हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, डेजर्ट में। अगर टुंड्रा में बात करूं तो जितना भी ग्राउंड होता है वो क्या रहता है भाई, फ्रोजन रहता है, ठीक है। पूरे साल के दौरान टुंड्रा में क्या रहता है भाई, फ्रोजन ही रहता है ग्राउंड। उस कंडीशन को परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, करेक्ट होगा इसका, ठीक है। परमाफ्रोस्ट इस कंडीशन को बोला जाता है। और जो एसेसिया की ट्री की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन होते हैं कहाँ पे, अफ्रीकन सेवेनिस में, ठीक है। अफ्रीकन सेवेनिस, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉन्फिरियस फॉरेस्ट में, तो इसमें क्या होता है, जितने भी प्लांट होते हैं वो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते, मतलब सेम टाइम पे, हैंस जो फॉरेस्ट है वो पूरा एवरग्रीन रहते हैं थ्रू आउट, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट है। इनकरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। क्या होते हैं भाई, प्रायरी ग्रासलैंड होती है, एफिफाइट और एफिमेरल्स होती हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, सिर्फ एफिफाइट्स गलत होगा, ठीक है। और एफिफाइट्स क्या होता है भाई, अगर इसका मतलब नहीं पता तो ये दूसरे प्लांट से मतलब रिलेट करते हैं, मतलब जो प्लांट होते हैं भाई ये किसी दूसरे प्लांट पर निर्भर करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। लेकिन उनसे फीड नहीं, मतलब फीड उनसे नहीं लेते ये, मतलब उनके द्वारा फीड नहीं कराए जाते, जस्ट ये डिपेंड होते हैं किनके ऊपर, किसी दूसरे ट्री पे अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल एफिफाइटिक ऑर्चिड्स भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि एफिफाइट क्या होते हैं। पैरासाइटिक नेचर नहीं होता, कभी ये सोचो होस्ट बॉडी के ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते रहते हैं, इनका फायदा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेड होते हैं, नॉट फॉर फूड, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसीड्स फिलामेंटस सोइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। सारे करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया, मतलब कौन सा यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा चारों में से वो बताना। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, ये कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। ये भाई फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन। देखो फ्रैंकिया क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइसीलियल बैक्टीरियम होता है भाई, अगर आपने पढ़ा हो तो, जो कि एक फ्री लिविंग और एसोसिएटेड सिम्बायोटिकली विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ सेवरल नॉन लेग्यूम प्लांट्स। जो कि कैसा होता है भाई, फ्री लिविंग नहीं होता, और ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट करता है जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब जो उनके रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में काफी मदद करता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका इनकरेक्ट हो गया। ये भी ठीक है, स्पेशल इन द नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल और केमिकल बैरियर, बिल्कुल ठीक है। लाइक राइजोबियम यूजली इन्फेक्ट इट्स होस्ट प्लांट थ्रू रूट हेयर डिफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट सेल, इसका मतलब होता है भाई डिवीजन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन इन द होस्ट कॉर्टेक्स, ये भी ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 15 क्वेश्चन की। क्या पूछा गया भाई, व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज। अब ये बताएं, सिंपली आपको डेफिनेशन बताने की स्टोन की, तो वो करेक्ट क्वेश्चन है, ये वो स्पीसीज होती हैं जो क्या बनाती हैं, सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शनल टोटल बायोमास का कम्युनिटी में, येट इनका एक ह्यूज इंपैक्ट होता है कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन पे और सर्वाइवल पे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। कुछ एग्जांपल की स्टोन स्पीसीज के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे शार्क होती है कि ये प्रेडेटर होते हैं, प्रेडेटर मतलब होता है कि शिकार, मतलब शिकारी, जो कि फिशेस के ऊपर क्या करती है, फीड करती है, मतलब जितनी भी प्रकार की होती हैं, जो कि इसे क्या बनाती है, की स्टोन स्पीसीज डीप वाटर में, ठीक है। डीप इम्पैक्ट होता है लेकिन कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन ही बनाती है इसका। और अगर मैं और बात करूं, जैसे स्नो शू होता है, ये हैरिसेर एक स्पीसीज है, ये प्रे फॉर अ लॉट ऑफ प्रेडेटर इन द कैनेडियन बोरियल
फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे और अफ्रीकन एलिफेंट हो गया, बिगेस्ट मैमल होता है लैंड पे, जो कि कीस्टोन स्पीसीज होती है, कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में। इसका रोल क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑन ट्रीज एंड कंजप्शन ऑफ यंग सैपलिंग्स ऑफ द सवाना ग्रासलैंड। मतलब बेसिकली जो है ये दो तीन मतलब कोई भी स्पीसीज ऐसी हो सकती है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है इसकी, कि भाई जिसका इम्पैक्ट तो काफी बड़ा और गहरा होता है, लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन में ही वो उसका क्या करता है, मतलब स्मॉल प्रोपोर्शन ही होता है उसका बायोमास में, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन बायोमास में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स डज द डायरेनियल टेम्परेचर ऑफ सोइल सरफेस वेरी मोस्ट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट डज द डायरेनियल टेम्परेचर ऑफ सोइल सरफेस वेरी मोस्ट। वेरी का मतलब होता है भाई विभिन्नताएं, मतलब कितना ज्यादा वो वेरी कर सकता है एक दूसरे से, मतलब कितनी, या फिर वैरायटीज। तो भाई 16th का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, यानी डेजर्ट। देखो डेजर्ट भाई मैक्सिमम डिफरेंस शो करता है डे और नाइट के टेम्परेचर में। डेजर्ट में आपको पता होगा ड्यू टू द बेयर प्लांट कवर, जो बेयर प्लांट के कवर के कारण जो सोयल होती है डेजर्ट की, वो कैसी होती है, ज्यादा एक्सपोज्ड होती है फ्लक्चुएशंस के लिए, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर एरियाज। दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में फ्लक्चुएशंस जो है उस सोयल में ज्यादा होती है, कभी ज्यादा ठंडी हो गई, कभी ज्यादा गर्म हो गई, ऐसा कुछ फ्लक्चुएशंस होना। ड्यूरिंग डे टाइम के दौरान जो सोयल है देखो वो काफी हॉट हो जाते हैं, जो मैं अभी बता रही थी, और नाइट के दौरान फ्रीक्वेंटली वो कोल्ड हो जाती है। डायरेनियल टेम्परेचर दो रहा, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो। तो टेम्परेचर ऑफ सोल्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डेजर्ट आएगा। नेक्स्ट है डिफ्यूज पोरस वुड्स। जो डिफ्यूज पोरस वुड होते हैं, पोरस का मतलब जो छोटे छोटे जिसमें छेद हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन, कहाँ पे वो ऐसी ग्रोथ होती है उसकी, तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ट्रॉपिक्स में। देखो भाई जो डिफ्यूज्ड पोरस वुड होती हैं उनके पास वेसल होते हैं जो इरेगुलरली अरेंज होते हैं वुड के विद इन, ठीक है, इरेगुलरली अरेंज होंगे। ट्रॉपिक्स में अगर बात करूं तो कोई भी शार्प डिस्टिंक्शन नहीं होता सीजन्स के बीच में, हैंस देयर इज नॉट, तो कोई भी शार्प डिस्टिंक्शन नहीं होता सीजन्स के बीच में, हैंस जो वहां पे क्या होगा, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो वहां पे कोई भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता बेसिकली, कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में। अल्पाइन रीजन में आपको बता चुकी, टेम्परेट क्लाइमेट आपको पता होगा, जहाँ पे मतलब ज्यादा डेंस तो नहीं होता, एक अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। कोल्ड विंटर रीजन आपको पता है, तो ट्रॉपिक्स हमारे पास इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होता है, यानी कि वहां पे डिस्टिंक्शंस कम होती हैं सीजन में, ठीक है, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उसकी एक्टिविटी में, मतलब एक जैसा ही, ज्यादा बारिश बारिश होते रहना, ज्यादा ह्यूमिडिटी मॉइस्चर रहना, कोई फेवरेबल ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडरेट सा हो गया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन नोट अ कॉन्स्टिट्यूएंट। इनमें से कौन से, मतलब इनमें जो हमारे पास चार ऑप्शन है, कौन सा एक जो है नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होगा बी, इडियोब्लास्ट। देखो भाई रेफाइड्स की अगर मैं बात करूं, मतलब रेफाइड्स एक टर्म होती है, वो कैसे होते हैं भाई रेफाइड्स, नीडल जो है मतलब बेसिकली कैसे होते हैं ये कैसे बताऊं, रुको मैं बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे नीडल देखिए आपने कभी, कैसे होते हैं, नीडल शेप्ड, ऐसे नीडल शेप्ड वो होते हैं ये, क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के भी हो सकते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है भाई ईडियोब्लास्ट, ठीक है। ये कैसे होते हैं, नीडल शेप्ड, जो मैंने बताया याद रखना। ये माना जाता है कि भाई जो रेफाइड्स होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म, जो जितने भी प्लांट के प्रीडेटर यानी प्लांट के शिकारी होते हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस में काम आते हैं रेफाइड्स, एज दे आर लाइकली टू टीयर द सो, क्योंकि भाई उनके सॉफ्ट टिश्यूज जो है क्या हो सकते हैं, ऑफ द थ्रोट और इसोफेगस ऑफ प्लांट, वो प्रीडेटर जो होते हैं उनके द्वारा उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह हैं वो खत्म हो सकते हैं। तो इस वजह से ये नॉन नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं जो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ही होगा। इनवर्टेज भाई एंजाइम होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में काम आता है, पेप्सिन एक एंजाइम है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये भी गलत है, ठीक है, आइडियोब्लास्ट करेक्ट है। कोज ऑफ मिमिक्री इज, जो मिमिक्री करते हैं भाई कोई भी प्लांट्स हो गया फिर एनिमल्स होता है, प्रेडेटर्स के बचाव में मिमिक्री करते हैं, तो वो किसका कोज है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब किस वजह से, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका होता है ए, कंसीलमेंट उसको बोलते हैं, इज कोज ऑफ मिमिक्री इज कंसीलमेंट। देखो मिमिक्री किसकी रिजेम्बलेंस होती है, एक ऑर्गेनिज्म की उसके नेचुरल सराउंडिंग्स के में, ठीक है, कैसे होते हैं भाई, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर अनदर ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसीलिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स नेचुरल, मतलब जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है उससे अलग खुद को कर लेते हैं, ठीक है, प्रीडेटर और प्रेज, मतलब कि एक पता नहीं कौन सी स्पीसीज है भाई वो, जैसे वुड का बार्क होती है ना,
बिल्कुल अपने प्रीडेटर से बचाओ, बिल्कुल ऐसे कैसे वो मिमिक्री को अटेन कर लेती है, ठीक है, उसको मतलब अपने प्रीडेटर से बचाओ ताकि पता ही ना चले कि भाई पेड़ है, मतलब वो बार्क है ट्री की या फिर वो बर्ड है, तो मतलब उसको बोलते हैं मिमिक्री, वो कंडीशन होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 20th क्वेश्चन की। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन सा जो वर्ल्ड का पार्ट है जिसमें कि डेंसिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की वो हाई होती है, वो बताना है। करेक्ट क्वेश्चन बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप तो बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, आपको पता चल जाना चाहिए, जहाँ पे भी डाइवर्सिटी वैरायटीज की बात होगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे आता है, ठीक है। प्लांट सच एज प्रोसोपिस एसेशिया कैपेरिस रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल, कौन से ट्रॉपिकल की यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हमें दे रहे हैं, तो भाई करेक्ट क्वेश्चन इसका थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। देखो डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करो तो वहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भाई, जो पूरा नॉर्दर्न या मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर होते हैं, जो कंटेन करते हैं ब्रॉड लीव्ड और हार्ड वुड, उसको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस ट्रीज का एग्जाम्पल हो सकता है भाई ओक, मैपल, चेस्टनट, ये सारे। एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूँ तो ये इक्वेटोरियल पे और सब इक्वेटोरियल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्लांट इसमें कौन से होते हैं भाई, रोजवुड, एबोनी हो गया, महागनी, फिग होते हैं। ग्रासलैंड की बात करूँ तो ये लार्ज प्लेन होते हैं जो कवर्ड होते हैं किससे, ग्रासेस से। प्रोसोपिस एसेशिया और कैपेरिस की बात करूँ तो ये नॉन सुकुलेंट होते हैं, थोर्नी हॉट डेजर्ट प्लांट, यानी कि भाई ये थोर्नी प्लांट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि डेजर्ट में होते हैं, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी काफी कम होती है। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 21। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कि इन्वेजन होता है कि भाई कोई दूसरी जो है स्पीसीज वहां पे आ जाए, ठीक है, किसी नेचुरल हैबिटेट में, किसी अपने इंडिजीनियस में। इज मोर वल्नरेबल का मतलब होगा कि भाई कौन सी कम्युनिटी में जो है इन्वेजन जो है आउटसाइडर एनिमल्स का वो ज्यादा होता है, या प्लांट्स का हम बोल सकते हैं। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, ओशियनिक आइसलैंड कम्युनिटीज में ऐसा ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओशियनिक आइसलैंड जो होते हैं नॉर्मली वो अदर हैबिटेट से कट ऑफ होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 20 का करेक्ट ऑप्शन है। स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड एज, जो वो स्पीसीज जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाती है होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा। तो भाई करेक्ट ऑप्शन उसका होता है एलोपेट्रिक, उनको बोला जाता है। देखो दो या दो से ज्यादा स्पीसीज जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो एक दूसरे से, लेकिन मोर्फोलॉजिकली वो एक दूसरे जैसी दिखें, मतलब क्वाइट सिमिलर हो, उनको बोला जाता है भाई सिबलिंग स्पीशीज, ठीक है। ये बता दिया मैंने, क्या बताया कि रिप्रोडक्टिवली तो अलग हो लेकिन मोर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी, उसको बोलेंगे सिबलिंग स्पीशीज। लेकिन सिम्पैट्रिक स्पीशीज वो होती हैं जो कि डेवलप होती हैं किसकी वजह से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, और ओवरलैपिंग, उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है भाई, ऐसे जैसे ये ओवरलैपिंग होना क्रोमोसोम्स का, ठीक है, ओवरलैपिंग और सेम एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। पैरापेट्रिक स्पीसीज कौन सी होती है भाई, जो कि एडजेसेंट यानी अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में होती हैं, मीटिंग इन वेरी नैरो रीजन ऑफ ओवरलैप, इन ओवरलैप, उसको बोलते हैं हम क्या, एक और टर्म थी मैंने क्या बताया था, पैरापेट्रिक या नियोपेट्रिक उसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, एलोपेट्रिक, जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में होती हैं। की स्टोन स्पीसीज इन एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर, तो की स्टोन स्पीसीज कौन सी होती है, हम पीछे भाई मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी, तो जो कॉन्ट्रीब्यूट करे इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो एडवांटेजियस होता है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज क्यों, मतलब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो एडवांटेजियस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्यों होता है ये हमें बताना है। इसका रीजन क्या है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, जो ऑर्गेनिज्म है वो इजिली बॉयल ऑफ इनफ वाटर टू कीप देमसेल्व्स कूल। क्या कर सकते हैं भाई ऑर्गेनिज्म जो है इजिली बॉयल ऑफ कर सकते हैं इनफ वाटर को खुद को कूल रखने के लिए, ठीक है। तो 25 का यानी कि ये आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द रीजन फॉर ऑर्गेनिज्म बीइंग होम्योस्टेटिक, यानी कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को वो क्या कर सकते हैं, मतलब मेंटेन रख सके, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपके पास लिखा सकता है कि बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट या फिर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड पेयर है, बाकी तीन इनकरेक्ट है। भाई यूरिकोटिलिज्म ये बिल्कुल ठीक है, यूरिक एसिड की फॉर्म में जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पैरासिटिज्म इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, ऑब्वियसली दो के बीच में जो पैरासिटिज्म होता है। एक्सेसिव पर्सपिरेशन का मतलब होता है जीरिक एडेप्टेशन के कारण स्ट्रीमलाइंड बॉडी एक्वेटिक, ये गलत है भाई, सॉरी ये ठीक है, ये गलत है, बाकी तीन गलत है। ये यूरिक एसिड एक्वेटिक हैबिटेट नहीं होता,
पैरासिटिज्म इंट्रा नहीं इंटर होता है, ठीक है। करेक्टली मैच्ड पेरी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, किनकी एक्वेटिक एडेप्टेशन जिनकी होगी भाई उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। पैरासिटिज्म इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि जिसमें कि एक स्पीसीज जो है बेनिफिट करती है फॉर ग्रोथ के लिए और दूसरी रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, और दूसरी स्पीसीज यानी कि होस्ट का क्या होता है नुकसान, हार्म्ड होती है वो। पैरासाइट क्या करते हैं भाई, और या फिर इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट वो वहां पे रहते हैं। 27th क्वेश्चन, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली, डेजर्ट प्लांट कैसे होते हैं जनरली, तो भाई सुकुलेंट होते हैं। मतलब क्या होता है इनका, सुकुलेंट प्लांट्स कैसे होते हैं भाई, ये फ्लैशी होते हैं जो कि लो वाटर लेवल का जो एरिया होता है कि डेजर्ट वहां पे ग्रो कर सकते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट जेरिक एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो जेरिक एनवायरनमेंट होता है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है, तो भी करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है बी, लो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। देखो जेरिक एनवायरनमेंट कहाँ पे पाया जाता है भाई, जो डेजर्ट होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो हमेशा काफी हाई रहता है दिन में, और रात के दौरान कैसा हो जाता है बहुत लो हो जाता है, और एयर ह्यूमिडिटी हमेशा कैसी रहती है, लो रहती है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा बी। अगर आपको ये पता होगा जेरिक एनवायरनमेंट कहाँ पे डेजर्ट में होता है तो आप इससे जो है आंसर निकाल सकते हो। एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, वो ऑर्गेनिज्म जो एक नैरो रेंज मतलब कम रेंज सैलिनिटी की क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, वो कौन से, उनको क्या बोला जाता है बेसिकली, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेनो हेलाइन उनको बोला जाता है। स्टेनो का मतलब होता है भाई नैरो, हेलाइन का मतलब होता है सोल्ट, ठीक है। इनको अलग अलग करके आप अगर समझो तो एक फिश जो होती है वो कभी भी एक वाइड फ्लक्चुएशन सोल्ट कंटेंट में, सोल्ट कंटेंट की वाटर में हैंडल नहीं कर सकती, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गई, चेंजेस आ गए, तो बहुत सारी जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं वो क्या होती हैं भाई, टेंड टू बी स्टेनो हलाइन होती है, और जो इन्वायरमेंट अगर हाई सैलिनिटी का इन्वायरमेंट जैसे कि ओशन में होता है वहां पे अगर वो जाएंगी तो वो डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। जो फिश है जो कोस्टल एस्चुरीज में रहती है, फिर आप बोल सकते हो टाइड पूल्स जो होते हैं वो ऑफन कैसे होते हैं, यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन का मतलब होता है भाई टोलरेंट टू चेंज, अगर सैलिनिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो उससे जो टोलरेंट, उसको जो टोलरेट कर सके उसको बोलते हैं यूरी हेलाइन, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी, हमारे पास यूरी हेलाइन हो गया। एज आर मैनी स्पीसीज विच हैव लाइफ साइकिल रिक्वायरिंग टॉलरेंस टू बोथ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे जो स्पीसीज होती है जो फ्रेश वाटर और वाटर सी वाटर एनवायरनमेंट दोनों में टॉलरेंट, दोनों के अगेंस्ट टॉलरेंस पावर जिनकी होती है, और जैसे कि एग्जांपल एक हो सकता है सैल्मन, ठीक है। एक एग्जांपल इसका क्या हो सकता है भाई, सैल्मन जो दोनों को टॉलरेट कर सकती है। और अब कैटेट्रोमिस का मतलब क्या होता है, कैटेट्रोमिस का मतलब वो होता है भाई जो फ्रेश वाटर में रहते हैं लेकिन सी में चले जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, यानी कि वो अपना डिलीवरी वगैरह के लिए या जो बच्चों की जो उनके यंग वंस होते हैं उनके जब टाइम आता है अभी डिलीवरी का या फिर ले एग को ले करने का, उस दौरान वो कहाँ चले जाते हैं, सी में चले जाते हैं, ठीक है। जो कि रहते हैं फ्रेश वाटर में चले जाते, माइग्रेट कर जाते हैं सी में ड्यूरिंग स्पॉनिंग, उसको बोलते हैं कैटेट्रोमिस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, एनाड्रोमिस की, वो क्या होते हैं, ये माइग्रेट करते हैं रिवर्स में फ्रॉम द सी टू स्पॉन, मतलब ये सी से रिवर में जाते हैं और ये फ्रेश वाटर रिवर से सी में, मतलब बेसिकली ये माइग्रेशन का मतलब माइग्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अकरिंग, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे है भाई ये बताना है, तो आपको बताना चाहिए केरला और असम में, केरला और असम में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हाईली प्रोडक्टिव टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम माने जाते हैं। नेक्स्ट है सोयल बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ इज, वो मतलब कौन सी सोयल बेस्ट सूटेड है किस चीज के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है लोम। जो लोमी सोयल होती है वो बेस्ट सूटेड होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्यों होती है भाई, क्योंकि उसमें एरिएशन काफी अच्छी होती है उसकी, न्यूट्रिटिव सोल्ट काफी अच्छे होती है, और जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है भाई उसकी, कि वाटर को होल्ड रखने वाली कैपेसिटी वो क्या होती है, काफी अच्छी होती है, ठीक है। एक फर्टाइल एग्रीकल्चरल सोइल जो है आप वो डीप कलर की दिखाई देती है किसके सरफेस, मतलब एट द सरफेस पे, कंपेयर किससे करें, अगर सोइल 1 मीटर डाउन, अगर 1 मीटर डाउन सोइल से कंपेरिजन करें उसका, तो रीजन फॉर द कलर ऑफ टॉप सोइल इज, जो टॉप सोइल का कलर होता है जो कि डीप कलर की वो दिखती है, उसका रीजन क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है, तो भी करेक्ट ऑप्शन इसका है बी, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, रिच होता है। देखो हाई ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डार्क कम्स करता है किसको, जो कलर होता है ना सोइल को, उसको क्या कर देता है, मतलब थोड़ा डार्क कर देता है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है सोइल के ऊपर वो कंट्रीब्यूट करता है बाय डेथ, मतलब कोई भी डेथ हो गया, डिके हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी वजह से, ठीक है। सोइल पार्टिकल्स डिटरमाइन इज, जो सोइल पार्टिकल्स है डिटरमाइन इट्स, वो अपना क्या डिटरमाइन करते हैं, तो भाई टेक्सचर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है।
सोइल के जो भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी टाइनी या फिर जितने भी मतलब एक दूसरे के साथ अडहेसिव या कोहेसिव फोर्स जैसे भी होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, देखो जो सोयल पार्टिकल का साइज है वो डिफाइन करता है उसके टेक्सचर को। मिनरल पार्टिकल जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं भाई, वो इनॉर्मसली साइज में वेरी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जो फाइन फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कंसिस्ट क्या करते हैं सोयल सैंड को, सिल्ट को या फिर क्ले पार्टिकल्स को। और जो कोर्स फ्रेगमेंट्स होते हैं, कोर्स फ्रेगमेंट्स कौन से होते हैं भाई, कोपल स्टोन वगैरह, जो स्टोन वगैरह जो होते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का एक सोयल में, उसको रेफर किया जाता है एज सोयल टेक्सचर। फाइन टेक्सचर्ड सोयल जो है उसके पास मोर ऑफ क्ले पार्टिकल्स होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो लार्जर सोयल पार्टिकल लाइक सैंड की और ग्रेवल वगैरह होते हैं, उनके पास ज्यादा पोर्स होते हैं। तो उनके पास क्या होगा, लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी और परकोलेशन रेट ज्यादा होगा। परकोलेशन रेट मतलब होता है वाटर लॉस। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी जो है वो अमाउंट होती है सोयल मॉइस्चर की, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर कंटेंट की, जो कि सोयल में होती है आफ्टर एक्सेस वाटर एज ड्रेन, जब मतलब क्या है एक्सेस में वाटर जो है ड्रेन्ड आउट हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको चारों समझा दिए यहाँ पे। देखो भाई, अब मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देने वाली हूँ एक टॉपिक का और। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यहाँ पे मैं एक मतलब है ना उसका ब्रीफ सा बना दूंगी, आप उससे इजीली समझ पाओगे। ठीक है, आप उससे याद रख पाओगे बेसिकली। देखो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, वो तो आपको खुद से ही याद रखने पड़ेंगे। पर्टिकुलर जो भी इंटरेक्शन की बात करी जाती है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स तो आप खुद ही याद रखोगे। मैं आपको मतलब बता देती हूँ, क्योंकि अगर एक बार मतलब क्लियर हो जाए तो काफी आसानी हो जाती है। जैसे म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है भाई, दोनों का फायदा होता है। ठीक है, जो दोनों स्पीसीज होंगी दोनों का फायदा होगा, कोई से का भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, कंपटीशन में क्या होगा भाई, दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, ये याद रखोगे। माइनस का मतलब यहाँ पे लॉस, पॉजिटिव का मतलब बेनिफिट होना। ठीक है, यहाँ पे दोनों का ही नुकसान होता है कंपटीशन में। प्रीडेशन में बात करूं भाई, एक का नुकसान एक का फायदा। ठीक है, एक भाई ऑब्वियसली शिकारी का तो फायदा होगा और शिकार जो होगा उसका नुकसान होगा, तो फायदा नुकसान ये मैंने पहले बताया था। प्रीडेशन में मतलब प्रीडेशन में बेसिकली जिसका फायदा हो रहा है वो होता है प्रीडेटर यानी शिकारी सॉरी, और प्रे यहाँ पे होता है शिकारी। ठीक है, जिसका शिकार हो चुका, नहीं ये शिकारी होता है, ये शिकार होता है। ठीक है, शिकारी का शिकार, ये हमारे पास आएगा। पैरासिटिज्म में बात करूं तो ऑब्वियसली एक का फायदा एक का नुकसान, होस्ट सेल पे जो क्या मतलब होस्ट बॉडी पे जो क्या करते हैं, फीड करते हैं। कमेंसलिज्म में बात करूं, एक का फायदा होता है, दूसरे का ना तो भाई नुकसान होता ना फायदा होता, बेसिकली एक का ही फायदा। जैसे कि मैंने वो बताया था आपको, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड मतलब अपनी ग्रोथ के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो आप क्वेश्चन में हमने किया था। तो उसमें देखो नुकसान, एक का तो फायदा हो गया, चलो भाई उसको तो अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, दूसरे का ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि भाई ना तो वो उसके ऊपर फूड के लिए रिलाई मतलब ना प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, सिर्फ ग्रोथ के लिए। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास कमेंसलिज्म उसका एग्जाम्पल है। एमेंसलिज्म में बात करूँ तो भाई एक का तो नुकसान होगा, दूसरे का ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये जो है, अगर आपने ये याद रख लिया, उसके बाद एग्जाम्पल्स तो आपको खुद याद रखने पड़ेंगे, तो आप इस चीज को अपने माइंड में सेट कर ले। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक जो है आपको समझ आ जाएगा इससे रिलेटेड। एक मिनट, म्यूचुअलिज्म की स्पेलिंग में गड़बड़ है। अब ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई आपको समझ आए होंगे ये क्वेश्चंस जितने भी हमने अभी किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।